एक माह बाद अपने अपार्टमेंट में दाखिल होकर वो इधर उधर नज़रें दौड़ाता मावा के बेडरूम की तरफ बढ़ा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर अपनी शर्ट की बैक जिप बंद करती मावा बौखलाकर पीछे मुड़ी थी। अपने सामने अबरम को देखकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। नज़रों का तसादुम हुआ तो दिल जैसे उछलकर हलक में आया। अबरम को देखने का अंदाज आज बेहद मुख्तलिफ था। तभी वो नज़रें चुरा गई थी। सुर्ख रंग की शर्ट और ट्राउज़र में मावा का खिलता हुस्न दमक रहा था। क्या कर रही थी? गंभीर आवाज़ में कहता वो मावा के करीब आया। मैं ड्रेस चेंज, वो कह रही थी, लेकिन अबरम के करीब आने पर उसे कुछ बोला नहीं गया। अब अबरम अपनी शहादत की उंगली उसके लबों पर फेरता वो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। अच्छी लगती हो मुझे मावा तुम, अब और खुद को मैं बांध कर नहीं रख सकता। तुम भी पसंद करती हो ना मुझे, क्या नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊं? अबरम की गंभीर आवाज़, उसकी धड़कनें बिखरा गई। मोहब्बत करती है मैं तुमसे अबरम, बेहद मोहब्बत, वो जज्ब के आलम में कह रही थी। जब अबरम रुक कर उसे देखने लगा, हम निकाह कर लेते हैं, मावा ने अचानक से कहा था। जबकि अबरम रुक कर उसे देखने लगा। मैं मुकम्मल तुम्हारी है अबरम, मैं भी तुम्हारा साथ चाहती, मैं भी चाहती कि वो कहते कहते रुकी थी और फिर लब काटती अबरम को देखने लगी, जो अजीब नज़रों से ही उसी को देख रहा था। निकाह के बाद ये सब जायज़ होता, निकाह से पहले मैं जना नहीं करती। अबरम 2 कदम पीछे होकर उसे सर से पाँव तक देखने लगा। तुम्हें कैसे पता ये सब? जना, निकाह, मैं पढ़ी लिखी किताबों में, मुझे गुनाह नहीं करना। वो नज़रें चुरा कर आंखें बंद किए कहने लगी। अबरम कुछ नहीं बोला। और फिर निकाह हुआ, निकाह खां आए थे, निकाह पढ़ा गया। अबरम उनको छोड़ने दरवाजे तक गया, जबकि सर पर दुपट्टा लिए झुकी पलकें उठाकर मावा उसे ही देख रही थी। रिश्ता बदला तो दिल की धड़कनें भी बेईमानी पर उतर आईं। वो जो कब से अबरम को अपने दिल के ऊंचे मकाम पर बराजमान कर चुकी थी, अब तो उसको चाहने और अपनाने की चाह भी बढ़ने लगी। अबरम मुड़कर उसे देखने लगा, अपनी शर्ट की आस्तीनों को फोल्ड करता। वो अब अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि मावा अपनी मुंतशिर होती दिल की धड़कनों पर मध्यम रक्स करने लगी। जैसे मावा के करीब आकर अबरम ने बड़े आराम से कहा, अब कोई एतराज़? जबकि वो अपने गुलाबी होते गालों पर पलकों के बार गिराकर मुस्कुराई थी। सर नफ़ी में हिलाती फिर से वो अबरम को देखने लगी। मावा तुम्हारी है अब से मुकम्मल। अबरम अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। मावा जब किचन में आई तो उसकी उसकी तरफ पुश थी। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और उसकी बियर्ड पुश से लगकर वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी थी। कॉफ़ी पियोगी? अबरम ने चौंक कर अबरू उचकाए और मुड़कर उसे देखा। मुझे नहीं पसंद आती कॉफ़ी, बहुत कड़वी होती है, वो मुंह बनाकर कहने लगी, जबकि अबरम ने हंकारा भरा था। उसे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वो ओपन किचन से बाहर निकला था। लाउंज में आकर वो सोफे पर बैठा। मावा भी यूं ही उसके नज़दीक आकर बैठ गई थी, सर उसके कंधे पर रख चुकी थी। अबरम खामोशी से कॉफ़ी पीता कुछ सोच रहा था जब मावा की आवाज़ पर चौंका। तुम्हारा बॉडी कितना गुड लुकिंग है अबरम। अबरम चौंक कर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। क्या किया तुमने जो ऐसा बना? वो कंधे उचका गया। क्लब जाता हूँ एक्सरसाइज के लिए, मैं भी इसीलिए। वो डांस क्लब? तुम डांस करता है? वो हैरत से अब अबरम को देख रही थी, जबकि वो हंस रहा था। अरे नहीं, डांस क्लब नहीं, हम जिम जाता हूँ जहाँ एक्सरसाइज होती है। अच्छा। वो अब नर्म निगाहों से अबरम के चेहरे को देख रही थी। तुमको पता, तुम बहुत खूबसूरत है अबरम, तुम्हारा स्माइल बहुत खूबसूरत है। वो उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। तुम इंग्लिश कैसे बोल लेती हो? मैं पढ़ती है, मैट्रिक में है, वो इतरा कर बताने लगी। रियली? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो सरस बात में हिलाता कॉफ़ी पीने लगा। वो अब खामोश था, जबकि मावा उसके कंधे पर सर रख कर आंखें मूंद गई। इतनी खामोश क्यों है तुम? उसके सवाल पर वो चौंका था, जबकि मावा ने आगे बढ़कर अपने लब उसकी आंखों पर रखे और अब बेपनाह मोहब्बत आंखों में लिए उसी को देख रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती अबरम, तुम बहुत अच्छा है अबरम। मैं एक मामूली इंसान, एक आम सी बस्ती की फ़कीरन, तुमको मैं पसंद आई, तुमने शादी की, मेरे को अपने घर में रखा अबरम। वो अब दोबारा से अबरम की आंखों में देखने लगी। तुम मेरे दिल की सल्तनत है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती अबरम। वो खामोशी से मावा को देख रहा था। मावा को अब कभी मोहब्बत नहीं होगी किसी से। मावा की सारी मोहब्बतों के मालिक बस तुम हो। उसकी आंखें नम हुई थीं। मेरा कोई नहीं, बस तुम है अबरम, तुम बहुत अच्छा है अबरम। वो फिर से अबरम के गले लगी थी और अबरम उसे बाहों में भरकर उसकी पुश्त सहलाता खामोश था। जब उसके मोबाइल पर आती कॉल ने उसे मुतवज्जो किया।
अहरम की कॉल थी। हेलो। मावा से अलग होता वो मोबाइल कान से लगा चुका था। हेलो हेलो अबरम अबरम मैं अहरम, मेरे पास आ जाओ प्लीज़, वो हकलाते हुए कहने लगा जब अबरम तेज़ी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अहरम मैं आ रहा हूँ। अहरम आनी कहाँ है? कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। वो तेज़ी से बेडरूम की तरफ गया और अपनी शर्ट पहनने लगा, जबकि मावा भी परेशान सी उसके पीछे पीछे थी। अबरम क्या हुआ है? मैं आता हूँ, बाय, वो तेज़ी से कहता बाहर निकल चुका था, जबकि मावा वहाँ हैरत से खड़ी बंद दरवाजे को देख रही थी। मैं देख नहीं पा रहा कुछ भी अबरम, मेरी आंखों में तारीकियां डूब चुकी हैं भाई, मैं क्या करूं? अहरम कहते कहते जैसे रो पड़ा था। अबरम ने लब भींचे और उसे बाहों में भर लिया। बस हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी। अबरम नरमी से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था जब अहरम अपने सर के बाल नोचना शुरू हो चुका था। ये क्या कर रहे हो अहरम? बरवक्त अबरम ने उसके हाथों से पकड़कर उसे रोका था, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं अधूरा हो चुका हूँ अबरम, मेरी आंखें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरा वजूद, मेरे एम्स सब खत्म हो गया, तारीकियों में डूब चुका है मेरा मुकम्मल वजूद। ऐसे नहीं कहते अहरम। बज़ाहिर सख्त नज़र आने वाला अबरम अपने भाई के दर्द की वजह से जैसे पिघल रहा था। उसे खुद से लगाए वो तसल्ली देने लगा। हम शाम को ही जाएंगे डॉक्टर के पास, हम शाम को ही जाएंगे डॉक्टर के पास, मुकम्मल चेकअप होगा तुम्हारा फिर से, और उसी के मुताबिक तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा अहरम, बहुत जल्द तुम देख सकोगे। अहरम सरस बात में हिलाता अब खामोश था। उसका आधा झुलसता हुआ चेहरा देखकर असगर नफ़ी में सर हिलाता अपने कदम पीछे ले रहा था, जबकि शीन अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए खड़ी थी। असगर दूर मत जा आप उनसे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना शीन। और वो तेज़ी से भागा था, ऐसे जैसे शीन हवा में उड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी या उसे पकड़ लेगी। चारपाई से उतरकर शीन ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई थीं। 1 महीना होने को था इस हादसे को, और उसे खुद को देखना था। आखिर उसकी तलाश कामयाब हुई और उसे आईने का एक टुकड़ा वहीं पड़ा मिल गया। वो दौड़कर करीब गई, गहरा सांस लेती उसने खुद को आईने में देखा था। उसका आधा झुलसा हुआ चेहरा बेहद भयानक था। वो आंखें फाड़े हैरत से खुद को देखती चीखी थी। शीशे का वह टुकड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा था। माई माई, वो भागती उस कमरे से निकली थी, चीख चीख कर रो रही थी वो जब निगहत उसके करीब आई। क्या हुआ शीन? अपुन अपुन ख़त्म हो गया माई, अपुन मर गया। अपुन का चेहरा ये वो अपनी बात अधूरी छोड़कर ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आसपास की झोंपड़ियों से औरतें और लड़कियां निकल आई थीं। सब उसे ताज्जुब से देख रही थी। देख लिया ज़्यादा दोस्ती करने का नतीजा तूने शीन? दोस्त नहीं थी वो, आस्तीन का सांप थी, सांप। अरे जिससे दोस्ती का दम भरती थी उसी ने छीन ली तुझसे तेरी ज़िंदगी। मैं तो कहती हूँ मर जाए मावा, बर्बाद हो जाए जो शीन को बर्बाद कर दिया उसने। सबकी बातें सुनती वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो दी। वो वाकई में बर्बाद हो गई थी। आज 1 हफ्ता हो चुका था और हर आहट पर मावा को ऐसे लगता था जैसे अबरम आ रहा है। लेकिन लम्हे दिनों में, दिन हफ्ते में ढल गया लेकिन अबरम नहीं आया। बेचैनी जैसे हद से भी सिवा हो गई थी। अजीब ख्याल सताने लगे कि वो छोड़ गया, लेकिन फिर ख्याल आता कि कैसे छोड़ सकता है, शादी की है, बीवी है वो उसकी, मोहब्बत करता है वो उससे। शाम के साए फैलकर रात में ढल चुके थे। बाहर मुसलसल बारिश हो रही थी और वो बालकनी में बैठी उस तेज़ बारिश में भीग रही थी। नज़रें सामने मुख्तलिफ घरों से आती रोशनियों पर थी या फिर सड़क पर चलती फिरती गाड़ियों पर। जब आहट पर वो चौंकी थी और फिर वो आवाज़ मावा, वो चलते दिल को संभाल कर वो अबरम को देखती उठ खड़ी हुई थी। अबरम, ज़ेरे लब उसका नाम लेती वो तेज़ी से अबरम के करीब आकर उसके गले लगी थी। जितनी शिद्दत से वो अबरम के गले लगी थी उतनी ही शिद्दत से अबरम ने भी उसे खुद में भींचा था। कहाँ था तुम, कहाँ था? तुम्हारे करीब, सरगोशी में कहता वो मावा को लिए अंदर की तरफ बढ़ा। 3 महीने बाद वो आईने के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी। अबरम ने अब वहाँ आना कम कर दिया था। अपनी मसरूफियात में वो शायद अब मावा को भूलने लगा था। उसके लिए अबरम ने एक अलग से फ्लैट ले रखा था जहाँ वो अकेली पड़ी रहती। शायद अब दिल नहीं लगता उसका मेरे साथ। इस सोच के आते ही मावा तेजी से अपना सर झटक गई थी।
अपने वजूद में उभरती तब्दीलियों को उसने नज़र भर कर देखा था। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। मैं तुमको खुशखबरी देगी अब्रम, तुम बाप बन रहा। फिर देखती कैसे तुम दूर भागता मुझसे। खुद कलामी करती वो अपना दुपट्टा ठीक करती, बैग उठाकर घर से बाहर निकल आई थी। उसे अब्रम के ऑफिस जाना था। अब मैं भी देखती कैसा काम करता तुम अब्रम, जो मुझसे दूर जाते हो। अभी टैक्सी से उतरकर उसने सताइशी नज़रों से उस ऊंची इमारत को देखा था जो उसके हरजाई का ऑफिस था। जेरे लब मुस्कुराती, अपने खुले बालों में हाथ फेरती वो ऑफिस के अंदर जाने के लिए बढ़ी थी। वहां खड़े दोनों गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोका। क्यों? मैं अंदर जाती है, ये ऑफिस मेरे हस्बैंड का है। वो कड़े तेवरों से दोनों को देखती सख्त लहजे में कहने लगी, हमें ऑर्डर है कि आप अंदर नहीं जाएंगी। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, क्यों? किसने कहा?" वो हैरान सी दोनों को देखती पूछने लगी, मैं अब्रम शाह का बीवी है। उन दोनों में से एक ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया था, ये आपके लिए है, अब जाइए आप। क्या है इसमें? वो पैकेट लेकर इधर उधर देखने लगी। उसके पास से 3-4 लोग गुजर कर अंदर गए थे, लेकिन उसे इजाजत नहीं थी। नाजुक से दिल को तसल्ली देती वो यूं ही चलती हुई पैकेट खोल कर देखने लगी। इतनी पढ़ी लिखी तो वो थी कि पेपर पर लिखे अल्फाज को पढ़ सके। तलाक! उसने हैरत से गुंग होते जेरे लब ये लफ्ज दोहराए थे। उसने मुड़कर भीगी आंखों से उस बिल्डिंग को देखा जिसे जहां उसे जाने की इजाजत नहीं थी। तुम बाप बन रहा था अब्रम, तुमने हम दोनों को छोड़ दिया। तुम बहुत बुरा कैसे हो गया? भीगी पलकें छलक पड़ी थी, आंसू गालों पर ढलके थे। नहीं पूछेगी मैं तुमसे? क्यों? क्या? नहीं आएगी मैं तेरे सामने? भरम नहीं तोड़ेगा मैं अपना? खुद को छोटा नहीं करेगा मैं कभी? तुमको अल्लाह ही पूछेगा बस अब्रम। वो भर्राई आवाज में खुद से कहती रुख मोड़ गई थी और छोटे छोटे कदम उठाती वो सड़क के किनारे जा रही थी। मैं तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम मेरा बच्चा है, मेरा है तुम, मेरी कोख में पलता है तुम। मैं कैसे छोड़ेगी तुमको? अपने पेट पर हाथ रखे वो गायब दमागी से चल रही थी और फिर अचानक फुटपाथ के किनारे बैठकर सर घुटनों में दिए वो फूट फूट कर रो दी थी। मोहब्बत के लुटने का मातम, महबूब के दामन छुड़ाने का मातम, भरम टूटने का मातम, इस भरी दुनिया में अकेले रह जाने का मातम। खुद के अर्जा होने पर तुफ करती वो रोती रही। वहां से गुजरता हर शख्स एक नज़र उसे देख जरूर लेता, लेकिन फिर सर झटक कर चला जाता। तू अपन की सबसे बड़ी दुश्मन है, अपन तुझसे नफरत करती, तुझे इस बस्ती में नहीं रहने देगी अपन। वो चीखी थी, साथ ही मावा को धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर पीछे जा गिरी। सिसकी सी निकली थी उसके मुंह से और उसने पेट पर हाथ रखा था। भीगी आंखों से वो शीन को देख रही थी। मेरा बच्चा है शीन, मुझे रहने दे, मैं चली जाएगी, अभी बच्चा है, मैं किधर जाएगी? किधर जाएगी मैं अभी? शीन ने गौर से उसे देखा था, निगहत जो मावा की बेबसी को देख रही थी। शीन के कंधे पर नरमी से हाथ रखा था और शीन सर झटक कर कुछ भी कहे बिना अंदर चली गई। वहां खड़ी औरतें और बच्चे उसे देख रहे थे। जब निगहत ने आगे बढ़कर उसे थामते हुए खड़ा किया था, शीन बस गुस्से में है, बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी है, तू जानती है ना उसे, तू मेरे घर रहेगी। वो मावा को लिए अंदर आ गई थी और फिर वो उनके साथ उनकी झोंपड़ी में रहने लगी। शीन ने उसके बाद मावा से कभी बात नहीं की, न मावा ने कभी बात करने की कोशिश की। बस खामोशी से वो झोंपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती, सारा सारा दिन बाहर रहती, अपना थैला लिए वो अपना काम करती और फिर रात को सूखी रोटी या कोई सालन खाकर वहीं कोने में सो जाती। जब दिल पर बोझ बढ़ने लगता तो तेजी से झोंपड़ी से निकलकर ताज़ा हवा खाती। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। वो हर जाई था तो क्या हुआ? की तो मोहब्बत थी ना मावा ने उससे, उसकी कोख में पनपने वाले बच्चे का बाप था वो। माना के रिश्ता खत्म कर दिया था उस शख्स ने, लेकिन वो मोहब्बत तो बेपनाह करती थी उससे। अब भी कैसे वो उसे दोषी कह सकती थी? वो उन हसीन लम्हों को कैसे भूल सकती थी जो अब्रम की संगत में गुजरे थे, जो अब्रम की कुर्बत में गुजरे। और अब वो खाली नज़रों से अपने हाथों को देखने लगी, जिसकी रंगत भी अब मैली पड़ने लगी थी। वक्त गुजर रहा था। जब एक दिन सड़क किनारे उसे वो हरजाई नजर आया, वो बेहद मसरूफ सा किसी से कोई बात करता अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया था, धड़कनों की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उसका महबूब था वो, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत, इश्क। साथ पड़े कीचड़ में हाथ मारकर उसने कीचड़ उठाया था। भीगी आंखें अभी भी अब्रम पर थीं, लेकिन वो मावा को कहाँ देख रहा था? वो तो बेहद ऊंचा था, नीचे कब देखता था? और ये कमली नीच जात की। उसने कीचड़ अपने चेहरे पर मलना शुरू किया ताकि उसका चेहरा छुपा रह सके। अब्रम अब उसे देखकर ये ना समझे कि ये कमली उसके पास अपना आप बेमाया करने आई है। क्यों?
सुमेरा इनाम उससे पूछ रही थी और वो दूर खलाओं में देखती कंधे उचका गई। मेरा भरम टूट जाता। मैं खुद को उनकी आंखों में बेमोल होते नहीं देख सकती थी। वो बेहद भयानक रात थी। आधी रात का वक्त था जब बाहर शोर सा मचा था। मैं हड़बड़ा कर उठी थी और सुनने की कोशिश करने लगी। उसी का नाम लिया जा रहा था। मावा को कारी करो, मावा का चेहरा स्याह करो, मावा बज़ात है, मावा को मार डालो, मावा के बच्चे को कत्ल कर डालो, मावा फाशा है ये औरत। नहीं, वो खौफजदा आंखों में आंसू लिए अपने पेट पर हाथ रखे, कभी निगत को देखती तो कभी शीन को। ये सब उस बदजात जमीले का काम है। तुझे हासिल न कर पाया तो ये सब कर रहा है। निगत ने दांत पीसे थे जबकि वो रोने लगी। मेरे बच्चे को बचा लो, ये मेरा खून है। निगत ने उसे खुद से लगाया था। तू दूसरे रास्ते से निकल कर भाग जा, ये लोग तुझे मार डालेंगे। जमीले बहुत जालिम दरिंदा है, वो तुझे बहुत भयानक मौत देगा। तू भाग जा। किधर जाती मैं, किधर? डर और खौफ से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। और आवाज़ें थीं कि लम्हा लम्हा करीब तर हो रही थी। और फिर वो भागने लगी। अपने भारी वजूद को संभालती वो भाग रही थी। पीछे से निगत और शीन के साथ क्या हुआ, वो कैसे उन्हें रोक रहे थे, उसे कुछ खबर नहीं थी। वो बस भाग रही थी कि उसे अपने बच्चे को बचाना था। वो अपने बच्चे को किसी के भी हाथ नहीं लगने देगी। शोर की आवाज़ अब भी हर तरफ से आ रही थी, लेकिन उससे फासले पर थी। और मावा के भागने में अब शिद्दत आ रही थी। डर, खौफ, सबसे उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। टांगें बार बार लड़खड़ा रही थी, लेकिन खुद को होश में रखकर वो फिर भी भाग रही थी। जब अचानक ठोकर लगने से वो नीचे गिरी। उसकी चीख खुली फिजा में गूंजी थी। गहरे गहरे सांस लेती, अपनी सिसकियों को दबाती वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी टांगें, उसका नातवा वजूद उठने से इनकारी था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद कर मेरे मालिक, ज़ेरे लब बार बार दोहराती, अपनी सिसकियों का गला घोंटती। वो बेआवाज़ रो रही थी। दर्द की टीसें बढ़ती जा रही थीं। अपने भारी होते वजूद को घसीटती वो दीवार के पीछे खुद को खींचने लगी, जहाँ कचरे का ढेर था। आवाज़ें और शोर अब करीब आ रहे थे। वो सब कुत्तों की तरह मावा को सूंघते फिर रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे। उनमें जमीले की आवाज़ सबसे ऊंची थी। ढूंढो उस कुतिया को, नाजायज़ बच्चा लाएगी, फाशा है वो। सब यक ज़बान चिल्ला रहे थे, मावा को गाली दे रहे थे। जबकि मावा दीवार से लगी कचरे के ढेर पर, मावा अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। दर्द से बेहाल होती वो नीम दराज हुई। वो नन्हा वजूद इस जालिम दुनिया में आने के लिए पर तोल रहा था। नई जिंदगी आंखें खोलने के लिए, इस धरती पर आने के लिए हाथ पांव चला रही थी। वो नन्हा सा वजूद अपनी चीखों को दबाती, वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। आवाज़ें और शोर अब आगे को गए थे। वहाँ अब शोर नहीं था, वो लोग जा चुके थे और मावा बेहाल सी वहाँ पड़ी थी, गहरे गहरे सांस ले रही थी। कितनी अजीब बात है कि उस नन्हे वजूद को जन्म लेने में मर्द और औरत दोनों साथ होते हैं। अपने लम्हों को गुजारने में मर्द और औरत दोनों साथ होते हैं, और फिर जब बारी आती है उस नन्हे वजूद को जन्म देने की, तब उस दर्द में, उन लम्हों में औरत अकेली होती है। वो मर्द साथ नहीं होता, देखता तक नहीं उसे। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में उसने अपनी आंखें खोली थी। आंखों के आगे स्याह हल्के नाच रहे थे। सर भारी हो रहा था। सांसें जैसे गिन गिन कर थम थम कर आ रही थी। पूरा जिस्म निढाल सा था, जैसे सकत ही ना हो, जैसे जान लम्हा लम्हा निकल रही हो। चकराते सर को हल्का सा घुमाकर उसने अपने बाजू में देखा, जहाँ वो नन्ही जिंदगी मैले दुपट्टे में लिपटी हुई थी। लेकिन उसका दिल धक से रह गया। वहाँ बच्चा तो नहीं था। तेजी से धड़कते दिल के साथ अपनी स्याह होती आंखों को उसने फिर से खोलने की कोशिश की, तो फासले पर वो नन्हा वजूद बरहना पड़ा था। वो चील ही था जो उसके करीब था, और एक कुत्ता भी। वो तो चीख ही पड़ी, हाय, उसके ही वजूद का हिस्सा, उसका अपना वजूद। नहीं, नहीं, वो नोचने लगे हैं उसके भी वजूद को। नहीं, माँ का दिल थम गया था। माँ को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। एक ताकत सी बाहर आई बिजली की तेजी से। माँ थी ना, अपने बच्चे को बचाना चाह। चीखती चिल्लाती अपने आलूदा वजूद को घसीटती वो उनके करीब गई। हटो हटो, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो चीखती चिल्लाती वहां तक पहुंची। वीरान आंखों से अपने बच्चे को देख रही थी, खून में लथपथ, आंखें बंद। वो दरिंदे भाग गए। मेरा बच्चा, वो फिर से चीखी थी। बेहद दर्द था उसकी आवाज में, जैसे कलेजा बाहर को आ गया हो।
मैम सुमेरा वो देखें। अपना कैमरा नीचे करके ये बात चिल्लाया था वो जो न्यूज़ टीम के लिए रिपोर्ट बना रहे थे। जब मावा की चीख पर मुतवज्जो हुआ था और आगे जाकर देखने पर वो हैरान हुआ। तेज़ी से आगे बढ़कर अपनी जैकेट उतारकर मावा पर ओढ़ी थी और रिपोर्ट बनाई। मिसेस सुमेरा इनाम ने मुड़कर देखा था। खुलती और बंद होती आंखों में उसने एक पल के लिए रोशनी को देखा था। डॉक्टर्स थे, आवाज़ें थी, कोई उसकी नब्ज़ टटोल रहा था। मेरा बच्चा, उसके लब हिले थे लेकिन आवाज़ दबी हुई थी। डॉक्टर, ब्लीडिंग नहीं हो रही लेकिन इन्फेक्शन हुआ है। हरी आप, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन ना पहुंच जाए। डॉक्टर प्लीज़ बेबी को चेक करें, ही इज़ ब्रीदिंग। और फिर मुकम्मल तारीकी थी। हर तरफ उसका दिमाग सो चुका था। पेंट में दोनों हाथ डाले वो ग्लास वॉल के सामने खड़ा बाहर चलती फिरती गाड़ियों को देख रहा था। लब भींचे उसका जहन फिलहाल यहाँ उसके ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे बच्चे को नोच कर खा गए चील, कुत्ते, कौवे, मुझे भी नोचने लगे थे। बार बार मावा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। दिमाग कभी उसके सरापे में उलझ जाता तो कभी उसकी बातों में और कभी माजी में। अब्रम सर। अबरक की आवाज़ पर वो चौंक कर पीछे मुड़ा था। अपनी कनपटी सहलाता वो अबरक को देखने लगा। मुझे तुमसे बात करनी थी। यस सर, कहिए। अबरक मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो था। कब कुछ भी करके मावा को खौफजदा करने की कोशिश करो कि वो ये शहर अहरम को छोड़कर दूर चली जाए उससे। वो बेतासुर लहजे में कहता अबरक को हैरान कर गया। वो नासमझी से अबरम को देख रहा था। वो तो अहरम सर की वाइफ, जो कहा है वो करो। डराओ उसे किसी भी तरह से कि वो खुद को यहाँ सिक्योर फील ना करे, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, सिर्फ डराना है। उसकी बात काटता अबरम अपनी बात बताने लगा। अबरक ने इस बात में सर हिलाया था। ओके सर, ऐसा ही होगा। हंकारा भर के वो फिर से मुड़ा था और पेंट पॉकेट्स में दोनों हाथ डाले वो ग्लास वॉल से बाहर देखने लगा। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा मावा, इस घर, इस शहर, अहरम की जिंदगी से। अबरक जा चुका था जबकि अहरम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। उस वक्त नाजो मर चुकी थी। सरकारी अस्पताल के बाहर उसकी लाश बेयारो मददगार पड़ी थी। कोई उसे अपना कहने वाला नहीं था, कोई उसे कंधा देने वाला नहीं था। शीन साकित आंखों से बैठी उसके जर्द चेहरे को देख रही थी, ऐसे जैसे उसके जिस्म से पूरा खून निचोड़ दिया गया हो। कब तक पड़ी रहेगी और तुम इसकी आरती उतारती रहोगी? चल उठा इसे यहाँ से, रास्ता बंद करके रखा है। उठो चलो। न जाने कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के भिखारी कहीं के। वो कोई नर्स थी जो फजूल बोले जा रही थी। लफ्ज़ भिखारी पर शीन झटके से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई और झटके से उसका बाजू मरोड़ कर उसे अपने सामने खड़ा किया। क्या कहा? भिखारी? तो क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उनके सीने में तुम जैसे लोगों की तरह दिल नहीं धड़कता? भिखारी इंसान नहीं, एहसास नहीं होते क्या भिखारियों में? साली बदजात, मारा गया है इसे, दरिंदे की तरह टूट पड़े थे इस पर। इसके बच्चे को मारा गया है और तू बकवास कर रही है। ए पागल, छोड़ मेरा हाथ, उठाकर ले जा इसे, बदबू फैल रही है यहाँ। चल निकल यहाँ से, लेक्चर ना दे मुझे। नर्स झटके से अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाई थी और जवाबन शीन उसके बाल खींच चुकी थी। बदबू तो तेरे अंदर है कमजात, जो ठहरी तो। शीन के कहने की देर थी कि वो नर्स चीखने चिल्लाने लगी। लोग बचाव करने लगे और शीन को नाजों की लाश समेत हॉस्पिटल से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। आखिर को भिखारी जो थे, भिखारी सांस थोड़ी लेते हैं, भिखारी जीते थोड़े ही हैं, भिखारी एहसास थोड़ी रखते हैं। भिखारी कुछ नहीं रखते, वो बस जिंदा लाश होते हैं जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया, जैसे चाहा हाथ लगाया, जिस तरह से चाहा अपनी हवस की प्यास बुझाई और फिर फेंक दिया। तेज चिलचिलाती धूप में वो नाजों के जसद को खींचती किसी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। शायद ज़मीन का कोई टुकड़ा मिल जाए जहाँ उसके मुर्दा वजूद को दफन करने की इजाज़त मिल जाए। और अगर ज़मीन का टुकड़ा ना मिला तो, अगर उसकी भी इजाज़त लेनी पड़ जाए और इजाज़त ना मिली तो, अगर ऊपर वाली ज़ात उसकी भी इजाज़त ना दे तो। पर ऊपर वाली ज़ात तो रहीम है, करीम है, मेहरबान है। बस ये तो उस ज़ात करीम के बंदे हैं जो इतराते फिरते हैं, अपने होने पर इतराते हैं, अपनी ऊंची ज़ात पर इतराते हैं, मगरूर बने फिरते हैं। सोचों का तसलसल था और वो चली जा रही थी। फ्री हो? अहरम के ऑफिस में झांकती गज़ल ने कहा था, जबकि अहरम इधर उधर नज़रें दौड़ाता मुस्कुराने लगा। गज़ल? हाँ आ जाओ यार। गज़ल इधर उधर देखती मुस्कुराती हुई अंदर आई थी। मिसेस कहाँ है तुम्हारी? मेरी मिसेस अब्रम के साथ मीटिंग में गई है। गज़ल सरस बात में हिलाती वहीं सीट पर बैठ गई। तुम नहीं गए मीटिंग में?
नहीं, मावा को समझा दिया है, वो हैंडल कर लेगी, अहरम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काफ़ी डेंजरस बीवी है तुम्हारी, गज़ल हंसते हुए बोली। क्यों, कैसे, अहरम चौंक कर पूछने लगा, जबकि गज़ल खामोशी से उसे देखे गई। उसे देख के जैसे दिल ठहर सा गया था, उन आंखों को छूने की ख्वाहिश दिल में जागी थी। तभी गज़ल अपनी जगह से उठी और उसके करीब आई। गज़ल, वो गज़ल की खामोशी भांपता उसे आवाज़ देने लगा। यहीं हूँ, अहरम के करीब, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। तुम्हारे आईब्राउ पर कुछ है, मैं रिमूव कर दूं? हाथ आगे बढ़ाकर कहती, वो उसकी आंखों को उंगली के पूर से छूने लगी। क्या है? अहरम भी अपनी आंखों पर से कोई नादीदा चीज़ हटाने के लिए हाथ ऊपर ले जा चुका था, जब अचानक दरवाज़ा खुला और मावा अंदर आई। हैरत से लब भींचे वो गज़ल की नज़दीकियाँ देख रही थी, अहरम के करीब, जबकि गज़ल तेज़ी से पीछे हुई। अरे मावा, तुम! मावा, हो गई मीटिंग? अहरम के सवाल पर उसने हंकारा भरा था, लेकिन स्पाट तेज़ नज़रें अब भी गज़ल पर थीं, जिन्हें गज़ल महसूस कर चुकी थी। तभी मुस्कुराने की कोशिश करती वो तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकली थी। मावा की स्पाट नज़रें अब भी दरवाजे पर थीं कि गज़ल के अंदाज में उसे बहुत बेबाकियत नज़र आई थी।